MS इंटर कॉलेज गुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। इससे पहले आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आप ज्ञात किए थे उसका फार्मूला आप निकाल चुके हैं। उसका फार्मूला था कि E = 1/4πε0 के 2p/r³। तो आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये आपका डायपोल है A और B। ये -q इस पर चार्ज है, इधर +q चार्ज है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है। देखिए, निरक्षीय का मतलब है कि जो इस अक्ष पर यानी एक अक्ष पर नहीं हो वही निरक्षीय कहलाता है। अक्षीय का मतलब होता है कि जो एक ही अक्ष पर हो तो वो अच्छी स्थिति कहलाता है। तो ये निरक्षीय का मतलब है कि अक्ष से हटकर कहीं पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये इस पर आपको पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये डायपोल का मिड पॉइंट O है। ये आप जानते हैं कि डायपोल 2l से मिलकर बना होता है, यानी इनके बीच की दूरी 2l है, ये l है। अब इसको आप मिलाइए, ये दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी r है, यानी O से r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है। अब आपको इसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। इसको इधर मिला दीजिए, P को O से मिलाइए, P को B से मिलाइए। तो देखिए +q यहाँ पर है। जब हम पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को रखेंगे, तो इस पर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस के कारण ये तीव्रता E1 इस तरफ जाएगी। इधर बिठाते हैं, देखिए तीव्रता इस तरफ जाएगी, ये हो जाएगा E1, ये हुआ। आप बिंदु A पर पॉइंट -q है, तो -q के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, देखिए यहाँ पर जब हम परीक्षण आवेश को रखेंगे तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये E2 आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, E2 आ जाएगी। क्योंकि आपको देखिए पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करना है। तो देखिए एक तरीके का ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल OPB। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस बता देंगे कि √r² + L² यानी AP इक्वल क्या आ जाएगा, AP इक्वल आप कहेंगे कि √r² + L²। और BP भी देखिए दोनों त्रिभुज समान है, ये भी वही दूरी होगी, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी। क्योंकि ये O मध्य बिंदु है इसलिए BP भी इक्वल आ जाएगा, और BP कितना आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा √r² + L²। ये डिस्टेंस √r² + L², और ये डिस्टेंस आ गई √r² + L²। ये आ गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बताते हैं कि AB कोई डायपोल है, डायपोल का मध्य बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, और E1 किधर होगी, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की तरफ होगी। और -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता ये कितनी आएगी, ये आ जाएगा E2, इसकी दिशा क्या होगी, P से A की तरफ होगी।
अब आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए यानी आपको ई ज्ञात करना है। ई क्या होगा, अब देखिए इसके बीच एंगल ये थीटा आ जाएगा, ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी ई। अब आप परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, जिसको अब दो घटकों में हम वियोजित करेंगे, दो घटकों में इसको हम तोड़ेंगे। एक घटक ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, दूसरा घटक वर्टिकल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक कहलाता है। अब इसको देखेंगे तो इसी को इतने को आप अलग डायग्राम के रूप में देखिए। ये देखिए पॉइंट P है, तीव्रता इतनी चीज को हम अलग आपको समझाना चाह रहे हैं। ये तीव्रता E1 हो गया ये, और E2 ये, इसके बीच में एंगल कितना है, परिणामी तीव्रता ये E, परिणामी तीव्रता ये E है, ये एंगल थीटा है। अब इसको आप दो घटक में वियोजित करेंगे तो E1 आ जाएगा, E1 ये आ जाएगा, E1 ये लंबवत घटक होगा साइन थीटा, और इधर आ जाएगा E1 कॉस थीटा आ जाएगा, ये होगा। अब E2 देखिए ये है E2, अब इसको भी हम दो घटक में वियोजित करेंगे तो E2 आ जाएगा लंबवत घटक E2 साइन थीटा, और E2 का इधर क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, E2 कॉस थीटा आ जाएगा। इधर देखिए ये आ गया E2 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा E2 कॉस थीटा। अब देखिए चूंकि ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो परिणामी तीव्रता आएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, बचेगा क्या परिणामी तीव्रता, ये E इक्वल आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही परिणामी तीव्रता आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आप E1 निकाल लीजिए, फिर E2 निकाल लीजिए। क्या होगा, यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए E1 आपका क्या आएगा, E1 इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/। अब देखिए दूरी E1 आप निकाल रहे हैं तो E1 दूरी ये E1 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी dt यानी √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा r² प्लस l², और इसकी दिशा क्या होगी B से P दिशा में, BP दिशा में, ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो हमको सदिश राशि में डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको दिशा भी दिखाना पड़ेगा। ये E1 आ गया। अब इसके बाद E2 निकालेंगे तो देखिए E2 इक्वल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, दूरी तो समान ही है तो वही आएगा r² प्लस l², और दिशा क्या होगी E2 की, आप कहेंगे P से A की तरफ, ये आ जाएगा PA दिशा में, PA दिशा। अब देखिए यहाँ से E1 आपका निकल आया, E2 निकल आया। अब आपको cos थीटा की जरूरत है, तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए,
ट्रायंगल AOP, त्रिभुज AOP से cos थीटा इक्वल क्या होता है? आप कहेंगे cos थीटा इक्वल आधार अपान कर्ण होता है। आधार है आपका AO, कर्ण है AP। AO अपान AP। AO देखिए यहाँ से L है तो L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से आप E1 और E2 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू रखते हैं तो समीकरण 1 से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। E1 लिख लेते हैं एक बार, फिर इसे वैल्यू पुट करते हैं। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हुआ तो E इक्वल आ गया। E1 दिया हुआ है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हुआ cos थीटा प्लस E2 दिया हुआ है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये हुआ। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q, ये भी कॉमन हो गया। इसमें तो सब इसको दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए आ जाएगा E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू Q 2 cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हुआ 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2 cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2Q, cos थीटा की वैल्यू है L अपान, यहाँ से इसको भी रख दीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हुआ। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? 2QL किसके इक्वल होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के इक्वल होता है। आप यहाँ पे 2QL के स्थान पे P रख सकते हैं। देखिए ये आ गया E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के P अपान, इस यहाँ से देखिए इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। चूंकि L का मान R की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो L स्क्वायर का मान भी R स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी R की तुलना में हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे, L को हम छोड़ देंगे। तो आप L के स्थान पे 0 पुट कर दीजिए, छोड़ दीजिए तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के P अपान R स्क्वायर प्लस 0 होल पावर 3/2, या इसको लिख देंगे E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, ये हुआ P अपान, यहाँ से इसको R स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के P अपान R3। तो आप देखें कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के P अपान R³ न्यूटन, जिसका मात्रक होता है प्रति कूलाम होता है, ये हुआ।
तो अच्छी स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। अच्छी स्थिति में यहाँ पर 2p था, सेम फार्मूला था। अच्छी स्थिति में क्या था, E = 1/4πε0 के 2p/r³ था। लेकिन ये अच्छी स्थिति में 2 नहीं रहेगा, E = 1/4πε0 के p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। वायु ध्वनि निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, तो इसको आप k के स्थान पे 1 रख देंगे तो E = 1/4πε0 p/r³ आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसका फार्मूला डिराइव किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।